कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स। मैं यहाँ पर ग्रामर आपको सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जनरली जो लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं बोलना, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। और बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, क्योंकि अगर आज आप इस चीज को नहीं समझेंगे, सो इन फ्यूचर व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश यू विल कीप कमिटिंग दोज मिस्टेक्स कंटिन्यूअसली। अगर आज ही हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करते तो फ्यूचर तक हम उनको कंटिन्यू करते रहते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी इंग्लिश इनकरेक्ट ट्रांसफर हो रही है, या जो हम बोल रहे हैं वो हमें सही लग रहा है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट राइट and not the correct way to speak in a English language. So how you can put those mistakes in your mind that you should not do that? Let's learn. आपको पता है जब भी हम कोई foreign language सीखते हैं, English is a foreign language and most of the Indians they want to learn this language. Why? That you also कि वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, आपको हर जगह पर एज अ सेकेंड लैंग्वेज वर्क करती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज के ना होने के बहुत सारे नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं, कभी सोसाइटी में, कभी राइटिंग स्किल्स में, कभी जॉब्स में, कभी हमें आगे बढ़ने के लिए। इनफैक्ट अगर आप बाहर की कंट्रीज में घूमने जा रहे हैं तो भी आपको इस लैंग्वेज में इमिग्रेशन ऑफिसर्स को आंसर करना होता है, इन विच यू फील इनकॉन्फिडेंट। सो इंग्लिश को एटलीस्ट बेसिक लेवल से लर्न करना शुरू कीजिए। As soon as you will go forward, as soon as you will be able to speak good English. So English का सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम कहां पर, किस जगह पर, किस तरह के कॉन्टेक्स्ट का सही तरीके से यूज करें। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में यही पता चलता है। अभी हम अगर स्टेट्स का भी कंपैरिजन करें तो बंगाल में आप जाएंगे तो वहां आपको डिफरेंट टाइप का एक्सेंट देखने को मिलेगा। आप मलयालम में, तमिल में, इन सब लैंग्वेजेस में डिफरेंट एक्सेंट देखेंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपकी हिंदी औरों के लिए उतनी ही चैलेंजिंग होगी जितनी आपके लिए दूसरी लैंग्वेजेस हैं। So what you need to learn to put the correct words and the correct context at the right time. For example, the use of present and past. मैंने कितने ही स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं उनसे कोई पास्ट का इंसिडेंट एक्सप्लेन करने के लिए बोलती हूँ, सो दे आर यूजिंग इज, आर, एम। एंड अगर मैं कई बार उनको बोलती हूँ कि आप प्रेजेंट में मुझे ये चीज लिखकर दिखाइए, तो मेनी टाइम्स दे आर यूजिंग हैड, वाज, वर। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम टाइम को लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमें टेंसेस का सही तरीके से यूज करने नहीं आता ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो अगर आपको टेंसेस की नॉलेज चाहिए तो मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप प्लीज मेरी टेंसेस की वीडियो को फॉलो करिए। वो बहुत सिंपल और इजी वे में मैंने एक्सप्लेन की है। इफ यू विल लर्न थ्रू दैट यू विल बी एबल टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस, आई गारंटी ऑन इट। अपने टेंसेस को, अपने टाइम को, टेंसेस इज व्हाट, टाइम, अपने टाइम को करेक्ट तरीके से इवैल्यूएट कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है या आपको क्या एक्सप्लेन करना है। आप कहीं गए थे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, तो इज, आर और एम का कोई यूज यहाँ पर नहीं है। सो पुट योर राइट टाइम एंड द राइट टेंस एट द करेक्ट प्लेस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Once you start speaking in English, you have to take. Avoid the overuse of adverbs, adjectives, unnecessary words का use अपनी English language में मत कीजिए। जितना आप एक्स्ट्रा वर्ड्स को इंक्लूड करते चले जाएंगे, आपकी लैंग्वेज उतनी कंफ्यूजिंग होती चली जाएगी। आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो कंफ्यूजिंग हो जाएगी। शॉर्ट रखिए, उसको कंसाइज्ड रखिए, प्रिसाइज्ड वे में उसको एक्सप्लेन कीजिए। लोगों को बात, सबकी बात समझ में आनी चाहिए, उसके लिए आपको शॉर्ट वर्ड्स में ज्यादा एक्सप्लेन करना है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप पूरा का पूरा एक वर्ड लेके बैठ जाएं कि एक्सप्लेन करें कि द प्लेस वेयर वी गेट द ऑल नॉलेज, द प्लेस इज कॉल्ड, द बुक इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। तो खाली इंसाइक्लोपीडिया देखकर आप खत्म नहीं करिए, उसको बता दीजिए व्हाट इज दैट, बट मीनिंग शुड बी क्लियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेस ऑफ अपॉस्ट्रोफी एंड द कॉमास। हम कहां पर कॉमा का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें किस तरह से उसको समझना है, कहां हमें कॉमा लगाना है। YOUR इज योर, YOU कॉमा एंड RE इज UR। ये चीजें आपको रीडिंग के थ्रू समझ में आती हैं। आई रिपीट फॉर यू, YOUR इज योर यानी कि तुम्हारा या आपका, YOU apostrophe comma and RE its meaning is you are। सो दोनों में डिफरेंस है। योर माने आपका, यू आर मतलब आप और आपका हैं दोनों प्रोनाउंस, लेकिन दोनों के मीनिंग एंड यूज डिफरेंट हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आपको जब रीडिंग करनी होती है तो उनमें ये चीजें मेंशन होती हैं, आप सेंटेंस के मीनिंग के साथ ये चीजें गेस करते हैं कि यू आर, योर। कई बच्चे उसको पढ़ते हैं यू आर, तो वो गलत है, वो पढ़ा यू आर ही जाएगा, बट यू विल राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म क्योंकि आपने अपॉस्ट्रोफी बीच में ऐड करके आर ई कर दिया है। दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ अ राइटिंग स्टाइल।
लेकिन आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कहां पर क्या यूज करना है. सो दिस इज द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इन ग्रामर दैट पीपल और स्टूडेंट्स दे ऑफन डू. मिसप्लेसिंग all the commas, exclamation marks, question marks, apostrophes. Yes, I'm talking about punctuation marks. अपने punctuation marks को सिर्फ लिखने में ही नहीं, बोलने में भी आपको करेक्टली यूज करना पड़ेगा in foreign language, especially in English. Once you are writing, of course you have to use question marks. Even once you are speaking, if you are asking a question, then you have to reflect that question mark in your language. How? How are you doing? It is not question mark. How are you doing? This is question here. एक में आएगा exclamation mark, एक में आएगा question mark. मेरे कहने के स्टाइल से आप guess कीजिए. How are you doing? आप कैसे कर रहे हैं? That is exclamation mark. I'm so surprised to see कि आप कैसा काम कर रहे हैं. वही मैं पूछ रही हूं, how are you doing? आप कैसे हैं? सो दोनों में डिफरेंस है. दोनों को आपको सेंटेंस के आगे पीछे के मीनिंग से कनेक्ट करके ये गेस करना होगा कि कहां क्वेश्चन मार्क आएगा, कहां एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. कॉमा, कॉमा आपको शो करता है आपको कहां पे पॉज लेना है. तो आप जब रीड कर रहे हैं तो चेक कीजिए कि कहां पर आपको हल्का सा पॉज लेना है, रुकना नहीं है, हल्का सा पॉज लेना है. बट देन यू हैव टू कीप रीडिंग. इसी तरह वंस यू आर स्पीकिंग, कहां पे आप रुकते हैं. द वे आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन, like but not stopping completely. मैंने एक सेंटेंस आपसे यूज किया, the pet I saw yesterday was yours. इसमें 3 कॉमास आएंगे. the pet के बाद एक कॉमा आएगा, फिर मैंने हल्का सा पॉज लिया. I saw yesterday, कॉमा was yours, वो आपका था. अच्छा, जो पेट मैंने कल देखा था वो आपका था. And then full stop. So the way of reading, the way of writing these two different things आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा. बट डोंट फॉरगेट टू यूज देम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. इंग्लिश की नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है THEY, दे, THEIR, देयर, THERE, देयर, THEY, RE मीन्स दे एंड देयर. बहुत सारे दे और देयर हैं. ओपन योर डिक्शनरी, नोट दीज वर्ड्स एंड फाइंड आउट देयर मीनिंग्स. जहां पर दे के बाद apostrophe and RE है, that is they are. THEIR, उनका, their. THERE, place, स्थान, वहां, THERE. they are there. THEY, they यानी कि वो लोग या वे, are हैं, there. THERE, there means कहीं पर हैं. So you have to read these words to remove the confusions and keep practicing of writing these words by using them in your sentences again and again repeatedly. देखिए, जब बच्चे जो है वो शुरू से इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको वो धीरे धीरे सिखाया जाता है. और by the time in few years, due to writing them, reading them continuously and repeatedly, उनका ये confusion दूर हो जाता है. आपको ये जल्दी करना है तो आप उसके बारे में पहले पढ़िए एंड देन राइट डिफरेंट सेंटेंसेस. दे आर को यूज करके डिफरेंट सेंटेंस बनाइए. THEIR, देयर, उसको यूज करके डिफरेंट सेंटेंस बनाइए. THERE, देयर को यूज करके डिफरेंट सेंटेंस बनाइए. इस तरह से कंफ्यूजन क्लियर करके आप ग्रामर की मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. एक जैसी साउंड वाले बट डिफरेंट स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स, होमोफोन्स, होमोग्राम्स, मैं इनकी बात कर रही हूं. ये ग्रामर में आपको लर्न करके और कंटिन्यूअसली इनके मीनिंग समझने के बाद इनको यूज करने से आपको रेक्टिफिकेशन मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बैड एंड बेड, प्रोनाउंसिएशन में तो डिफरेंस है, आपको पता लग जाएगा. बैड, BAD, बैड, बट बेड, BED, बेड, दैट इज सोने वाला बेड, बिस्तर. बट BAD, बैड इज बुरा, खराब. इस तरह से आपकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है एंड प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है. बट वंस व्हेन यू विल स्पीक इन नॉर्मल लैंग्वेज, इट इज बैड और बेड. आप कंफ्यूज नहीं होंगे इफ यू विल कीप यूजिंग देम with correct pronunciation and at the right place. So practice is important to remove the mistakes and confusions in grammar. Read the parts of speech, especially adverbs and adjectives, क्योंकि कई जगहों पर adjectives जो हैं वो adverbs की तरह रोल प्ले करते हैं और adverbs adjectives की तरह रोल प्ले करते हैं. Like the word fast, 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 वो तेज दौड़ता है. He runs fast. सो यहाँ पे फास्ट आपका एडजेक्टिव भी है और यहाँ पर आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है. फास्ट एंड स्लो, दीज आर द वर्ड्स की द मैनर ऑफ द टास्क हैज बीन शोन. कैसे किया गया वो काम
वो एडवर्ब शो करता है. सो व्हेन यू आर यूजिंग देम मेनी टाइम्स वो पूरा मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है एज अ प्लेस ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो, कि वो तेज दौड़ता है, ये उसकी खूबी बता रहा है, ये उसकी क्वालिटी है कि वो तेज दौड़ता है. He runs fast. He runs very fast. Very is adverb and fast is adjective only, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली एक एडवर्ब मेंशन किया गया है. He runs very fast में आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव कैटेगराइज्ड मिल गए, लेकिन कई जगहों पर सिर्फ फास्ट जो है वही आपका एडवर्ब भी है और वही आपका एडजेक्टिव भी है. So to remove this grammar confusion, you need to use these confusing words every day in your speaking skills as well as while you are reading. Mark them. Try to practice them every day in writing. Make at least 5 sentences that your mind can get the clear meaning of it. अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, देखिए ग्रामर इज जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपको क्लियर होता चला जाएगा. एंड द थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड once you are using them in your words will be correct of course. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा है. ये ग्रामर बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत ऑफन हमसे हो जाते हैं. You need to remove them by doing lots of practice. Do subscribe the channel if you haven't done yet, and like it, subscribe it, share it. Thanks for watching. Subscribe to our channel.